हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं उसके सेकंड पार्ट में हैं और हम लोग आज ये देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कितने प्रकार के होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग थोड़ा सा पात्र परिचय कर चुके हैं, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं आज। तो चलिए देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे। तो प्रत्येक जीव के यानी कि प्रत्येक जीव का जो जीवन है एक कोशिका की बनी हुई है, चाहे हम हो, चाहे कोई गाय का बच्चा हो, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो, उनकी रचना जो हुई है वो कोशिका से हुई है। लेकिन जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना से बन जाता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन यानी सेक्सुअल फिजन नहीं होता है तो इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि किसी भी दूसरे कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है, यानी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, वो एकल होते हैं और उनसे ही क्या होता है कि जीव की संरचना हो जाती है। तो समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे ये एक कोशिका है, तो ये परिभाषा के हिसाब से चलते हैं, तो ये परिभाषा है उसके हिसाब से एक ही जीव जनक, ये जो एक ही जीव है उसी का जनक, तो क्या किसी भाग से ये विभाजित हो गए, तो विभाजित होके ये दो बन गए, या तो अगर कोई है जैसे कि हाइड्रा में होता है तो ये हो गए, इनमें ही एक नया निकल गया, यानी कि किसी विशेष निर्मित संरचना से बन जाता है कि विशेष निर्मित संरचना से वो अलग हो गया, लेकिन कोशिका तो आपका एक ही है। तो इन संरचनाओं में क्या होता है कि किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही तैयार कर ले रहे हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि इसमें दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं है, ये सिंगल ही काफी है। रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल ही काफी है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अकेले ही काफी हो जाते हैं। तो इनके जो प्रकार होते हैं, ये विखंडन होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है, पुनरुद्भवन द्वारा यानी कि पुनर्जनन द्वारा होता है, इनमें इनकी मृत्यु ही नहीं होती, अमर होते हैं। इसके बाद खंडन द्वारा होता है, बीजाणु समासंग या बीजाणु जनन एक ही है, तो इसके द्वारा भी होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग विखंडन के बारे में देखेंगे कि विखंडन जो होता है किसको कहते हैं। तो एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी कि एक कोशिक यानी कि एक ही कोशिका का बना हुआ जो जीव है उसका विखंडन होकर एक नए जीव का उत्पत्ति होती है, जिसको कि विखंडन कहते हैं। तो ये विखंडन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन हो गया और एक बहुविखंडन। बहुविखंडन, अब वो विखंडन नहीं समझ लीजिएगा बहु वाला, यानी कि सास बहू वाला विखंडन नहीं है। तो ये बहुविखंडन मतलब मल्टीपल फिजन हो गया, कि बहुत ज़्यादा विखंडन हो गया। तो सबसे पहले हम द्विविखंडन के बारे में देखते हैं। तो द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन क्या होता है, बाय मतलब दो। तो ये बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीवों में होता है। ये बाइनरी फिजन जो होता है एक ही कोशिका वाले जीवों में होता है, जिसमें जीव दो समान भागों में बंटता है, जिसमें कि क्या होता है जीव दो समान भागों में बढ़ जाता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रों को में बट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों संतति कोशिकाएं दो नए जीव का निर्माण करती हैं या बनाती है, जिससे कि एग्जाम्पल में जीवाणु और प्रोटोजोआ में होता है, यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के, लेकिन अमीबा जो है, जैसे ये बोला ना कि दो समान दो भागों में बढ़ जाती है, ये बात जो है इस अमीबा के साथ फॉलो नहीं होता है। इसका मन करेगा यहाँ से भी टूट के निकल जाएगा, लेकिन सब कुछ समसूत्री विभाजन भी इसमें होगा, लेकिन क्या होगा इसका मन करेगा तो इधर से भी टूट के ये निकल जाएगा। तो ये ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये हो गया अमीबा, एक है। इसके बाद पहले क्या क्या केंद्रक
का मतलब केंद्रक को क्या किया, लंबा कर लिया, यानी कि बढ़ रहा केंद्रक को दो भागों में बंटने के लिए वो थोड़ा सा बढ़ा लिया। इसके बाद क्या किया कि यानी कि ये सब कोशिका द्रव्य है। और इसके बाद क्या कहते हैं, इस साइटोप्लाज्म के बाद क्या हो रहा है कि ये फिर नेक्स्ट स्टेप जा रहा है। 3 नंबर में क्या हो रहा है कि ये अलग अलग केंद्रक में बट गया और इसके साथ साथ जो इसका जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है वो भी अलग अलग विभाजित हो गया। इसके बाद चौथा नंबर में क्या हुआ, इससे 2 नई संतति का निर्माण हुआ, इसके 2 बच्चे बन गए। ये अमीबा था, एक था, इसके बाद ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बन के विखंडन हो गया इसका, ये विभाजन हो गया और ये क्या हुआ, 2 नए संतति का निर्माण कर दिया। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए एक और चीज़ कि ये तो कहीं से भी टूट सकता है, लेकिन जो कि एकदम बराबर बराबर भागों में ही बटेगा, हम उसके बारे में देखते हैं। इलेस्मिया नामक ये जो है रोगाणु है, रोगाणु यानी कि रोगों को खूब फैलाता है। कौन सा, कालाजार रोग। कालाजार में बुखार बहुत तेज होता है, जड़िया बुखार वगैरह टाइप कुछ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कालाजार वाला बुखार होता है उसमें लेस्मिया नामक जो होता है कि रोगाणु होता है, यही लेस्मिया ऐसा ही दिखता है। तो ये पहले क्या करता है कि ये ऊपर रॉड टाइप दिखा रहा है ना, कोड़े जैसा दिख रहा है, ये वाला ही क्या करता है कि ये सबसे पहले ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि ये यहाँ से टूट जाए। अगर ये यहाँ से टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता है ये। तो ये तो बराबर बराबर ही 2 भाग में विभाजित होता है। जैसे कि ये वाला इसका पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 2 केंद्रक भी बन गया। इसके बाद ये धीरे धीरे ये इस तरीके से फैल के तीसरा नंबर में ऐसा बना और चौथा नंबर में क्या हुआ कि ये दोनों अलग हो गए। यानी कि क्या होगा कि ये फिर ऐसे हो जाएंगे कि ये नया कोशिका, एक नया कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो होता है कि लेस्मिया नामक जो होता है कि रोगाणु में, यानी कि जो कि क्या बोलते हैं उसको, कालाजार फैलाता है, यानी कि जिससे कालाजार होता है, वो लेस्मिनिया का हम लोग देख लिए कि ये इस तरह से करता है। अब बात आती है बहुविखंडन की, यानी कि विखंडन का ये दूसरा है बहुविखंडन। तो ये जो होता है यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है, यानी कि ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव में भी हो सकता है। इनका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बट जाते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे खंडों में छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, जैसे कि उसमें द्विखंडन में क्या हो रहा था कि 2 टुकड़े में ही बट रहा था, यानी कि 2 ही भाग में विभाजित हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार एक जीव से बहुत से संतति जीव बनते हैं। यानी कि अगर एक ही जो कोशिका है उससे बहुत सारे कोशिका बन जाएंगे टूट टूट के, तो क्या होगा कि ये बहुविखंडन हो गया और एक से बहुत सारे संतति का उत्पन्न होता है, बन जाते हैं। तो इसके लिए देखिए मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो वो मलेरिया में क्या होता है, यही बहुविखंडन होता है। तो हम मलेरिया के बहुविखंडन को समझते हैं। तो क्या होता है कि पहले ये परजीवी जो दिख रहा है ये एक ऐसे ही स्वतंत्र अवस्था में होता है जब कि मतलब कि कुछ ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र उसके अनुकूल होता है जब, तो क्या होता है कि ये एक आवरण से ढक जाता है। इसके बाद जब ये आवरण से ढक जाता है, इसके बाद क्या होता है कि इस आवरण में छोटे 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 बहुत सारे प्लाज्मोडियम विभक्त हो जाते हैं, बहुत सारे भागों में बट जाते हैं। इस सब में केंद्रक पाया जाता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे ऐसे टूट जाते हैं। ये था एक, लेकिन जैसे ही ये आवरण में आया और ये आवरण में आके एक विशेष परिस्थिति में क्या हुआ, ये विखंडन हो गया, यानी कि बहुत सारे, यानी पहले ये तो ऐसे था, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया कि बहुत सारे विखंडन हो गए। उसके बाद बहुत सारी नई संतति, यानी कि एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो गया। इसके बाद एक फिर से समय पाकर ये क्या करता है कि बाहर निकल जाता है, यानी कि ये स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि ये जो आवरण था, जिस आवरण में इसका विभाजन हुआ, वो आवरण टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, अब इन पे कोई रोक टोक नहीं है। और इस तरीके से क्या होता है कि ये फिर से बाहर आ गए, यानी कि जैसे कि सबसे फर्स्ट में ये आवरण से पहले ये भी जो प्लाज्मोडियम है ऐसे ही स्वतंत्र अवस्था में बाहर पाया जाता है। एक फिर से परिस्थिति चेंज हो रही है जिसमें कि वो आवरण में आ जा रहा है, यानी कि एक विशेष प्रकार की आवरण होती है जिसमें कि वो
झिल्ली जैसे होती है उसमें आ जा रहा है। इसके बाद उसमें आने के बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे कोशिका में विखंडन हो जा रहा है। विखंडन होने के बाद फिर से एक परिस्थिति होती है, यानी कि उनकी वातावरण के अनुसार परिस्थिति बदलता है और वो टूट जाता है झिल्ली, और जिससे क्या होता है कि सारा प्लाज्मोडियम बाहर निकल जाता है और फिर से ये चीज़ चलते रहता है, यानी फिर स्वतंत्र हो गया, फिर से ये चीज़ चलते ही रहता है। ये मलेरिया की परजीवी में क्या कहते हैं बहुविखंडन हो गया। तो ये चीज़ हो गया। फिर बात करते हैं दूसरा नंबर, यानी कि ये तो विखंडन का बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन हो गया। अब आ गया मुकुलन, कि मुकुलन क्या होता है। ये सारा जो है इस सब एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन का पार्ट है, यानी कि तीसरा नंबर यानी कि पुनर्जनन है, रीजेनरेशन। तो चलिए देखते हैं कि पूर्ण रूपीय विभेदन यानी कि इस तरीके कोशिका के साथ जीवों के साथ क्या होता है कि पूर्ण रूपीय विभेदन जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता होती है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अब क्या है, अब उसी चीज को समझते हैं कि ये रहा हमारा प्लेनेरिया। ये जो होता है ये प्लेनेरिया में होता है। तो क्या किसी कारणवश क्या हुआ, ये 3 टुकड़ों में टूट गया। अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि साधारण जीव कोई है, अगर हम लोग का ही कोई गला काट देगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। फिर तो जिंदा नहीं कर सकता है कोई, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर गला कट के अलग हो गया तो कोई नहीं जिंदा कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया और तीनों टुकड़ा फिर से क्या हुआ, नए टुकड़ों में बनने लगे। यानी कि ये आगे वाला फर्स्ट वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट, ये भी एक नया जीव का निर्माण कर रहा है, बीच वाला भी पार्ट और तीसरा वाला पार्ट। ये तीनों पार्ट मतलब कि अलग अलग जीवों का निर्माण करके क्या बन गया, 1 से 3 प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। तो इसको रीजेनरेशन कहेंगे। ये मरा ही नहीं, एक तरह से तो ये क्या बोलेंगे, इसको अमर हो गया। अब इसका कहाँ एक था, अब तो 3 बन गया, 3 शक्तिशाली। बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में जो भगवान वाला दिखाता है उसमें क्या कि एक बूंद खून गिरा, इसके बाद एक नया राक्षस खड़ा हो गया। तो ये इसका कट के 3 पार्ट में बटा और एक पार्ट से नया प्लेनेरिया खड़ा हो गया। तो ये तो हो गया अमरत्व वाली कहानी। तो किसके साथ हो रही, प्लेनेरिया के साथ, यानी कि प्लांट के साथ हो रहा है कि ये कटा, इसके बाद भी इसका निर्माण हो गया, यानी कि ये नहीं मरा, रीजनरेशन हो गया, ये फिर से बन गया। इसीलिए इसको पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन कहा जाता है। फिर बात आती है खंडन की, चौथे नंबर खंडन, कि ये खंडन क्या होता है। विखंडन तो देख लिए थे, अब खंडन। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल की बात नहीं हो रही, अनुकूल यानी कि जैसे उनको चाहिए, में स्पाइरोगोइरा यानी स्पाइरोगोइरा जो होता गायरा होता है ये, और यूथ्रोलिक्स आदि तंतु में, शैवालों तथा कवकों में तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक या अधिक यानी 1 से अधिक कोशिका होती है। प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया तंतु बनाता है। अब इस खंडन तो कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है इसमें, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखे होंगे कि हरे मतलब कि पानी जहाँ तालाब वगैरह में जमा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरे पानी में है, तो हरा रंग का शैवाल वगैरह सब दिखता है ना। तो तंतु में यानी फिलामेंटस यानी फिलामेंट देखें, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसी तरीके का हरा हरा कलर का दिखता होगा। तो वही क्या होता है, उसको स्पाइरोगाइरा कहा जाता है। और उसको क्या किया जाए, अगर लेके उसको आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से, यानी उसमें ग्लिसरीन वगैरह कुछ कार्यविधि दिया हुआ करने के बाद पता चलेगा आपको कि वो किस तरीके का दिखता है। तो वो तंतुमय जो होता है वो क्या होता है कि अगर छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, तंतु में मतलब वही फिलामेंटस यानी फिलामेंट जो होता है बल्ब में, देखते हैं फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो वही फिलामेंटस टाइप का उसी टाइप का फिलामेंट इसमें होता है जो कि टूट जाता है और उसके अनुकूल यानी उसको अच्छे से भोजन मिल रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, तब की बात हो रही है। तब क्या होता है, तब जब वो टूटता है तो एक एक टुकड़ा जो होता है नए नए तंतु का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक यानी शैवालों तथा कवकों में ये होता है। तो शैवाल होता है वो कवकों में तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड जितना भी
टूटा उसमें एक या एक से अधिक कोशिका होती है, क्योंकि एक या एक से अधिक कोशिका है और एक भी है तो भी उसका नया तंतु का निर्माण करेगा, और प्रत्येक खंड जो क्या किया, एक नए तंतु का निर्माण कर दिया। अब बात आती है बीजाणु जनन की। तो हम लोग बीजाणु जनन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। तो ये क्या होता है, कुछ राइजोपस जो होता है, राइजोपस का ये बिल दिख रहा है जो फिगर है, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसी स्थितियों में परिस्थिति जब प्रतिकूल आती है उससे इस पौधे की रक्षा करने के लिए क्या होता है कि ये इस तरीके का बन जाता है, ऊपर गोल गोल। वैसे बहुत सारे घास फूस में आप लोग देखे होंगे, तो वो क्या होता है कि ये इस तरीके का बन जाता है और इसमें बीज रहता है। क्या करता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है इस पौधे के लिए, यानी इस राइजोपस के लिए जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, तो ये जो ऊपर दिख रहा है यही क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। तो इसकी रक्षा करने के लिए बनता है। इसमें क्या होता है कि बीजाणु या कोशिका बोला जा सकता है कि पाया जाता है। ये क्या करता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, यानी कि इसके लिए जब नमी मिलता है, इसको सबसे पहले जब नमी मिलने लगता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर बीजाणु बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ेगा, परिपक्व भी होगा। इसके बाद जब ये मतलब कि मैच्योर हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये फूट जाता है। ये फूटने के बाद क्या होता है कि इससे बीज क्या होता है, बहुत दूर दूर तक बाहर गिर जाता है। जब बाहर ये आ जाता है, फिर इससे क्या होता है कि ये नए बीज उत्पन्न होते हैं इससे। तो ये ऐसा नहीं कि इसी में ही पौधा निकल जाता है, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये इसीलिए इस बीजाणु जनन है क्योंकि इसके बीजों से फिर से जनन होता है। यानी कि ये बीज इसमें जो भरा हुआ है वो जमीन पे हवा की जब संपर्क में आता है तो बहुत दूर दूर तक गिरता है, और जब वहाँ पे फिर नमी उसको मिलता है फिर वो उगने लगता है। तो इसीलिए इसको राइजोपस का जाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक नया चीज पढ़ना है हम लोग को, कायिक प्रवर्धन। ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे पौधे होते हैं जो जड़ से या पत्तियों से या तना से भी मतलब कि विकसित होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों पे ही नया नया पौधे उगने लगते हैं, फिर उसका वो उगने लगता है। तो इस तरीके के भी पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक ऐसी स्थिति भी आती है जब उनके अनुकूल होता है तो एक उस पत्ती से एक नया पत्ती भी, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाए गए पौधों में बीज द्वारा लगाए गए पौधों की अपेक्षा बहुत ही जल्दी फल फूल आने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कलम काट के। तो गुलाब के जो कलम काटा जाता है और उसको लगाया जाता है, तो जैसे कि अगर बीज से निकलेगा उससे पहले ही वो लग जाता है, यानी कि बहुत जल्दी उसमें फूल आने लगता है। जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना को भी क्या किया जाता है कि काट के छोटा छोटा टुकड़ों में डाल दिया जाता है और उसी से नया नया पौधा निकलता है। अंगूर वगैरह सब हो गया। तो ये सब वैसे सब पौधों में भी कार्यगर है, यानी कि उसमें भी काम करता है कायिक प्रवर्धन, जो कि अपने बीज को उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, जैसे कि केला हो गया। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि वो उससे जैसे कि केला के कायिक प्रवर्धन का भी यूज़ हो जाता है। थैंक यू सो मच।